Please subscribe CA Abhijit Gode channel and press the bell icon to get the latest update on taxation. तो मेरा नाम है सीए अभिजीत गोड़े। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज रहती है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज, उसको सेल करने के बाद उस पे जो कैपिटल गेन आता है वो क्या रेट से आता है, कौन से सिचुएशन में आता है और उसमें एग्जेम्पशंस क्या अवेलेबल है इनकम टैक्स में। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो एक कैपिटल एसेट है, उसको इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट के अंडर गिना जाता है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जब भी हम लोग बेचते हैं तो उस पे जो कोई प्रॉफिट होता है उस पे एक पर्टिकुलर टैक्स लगता है और उसको बोला जाता है कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है जो हम लोग सेल करते हैं, इसके लिए वो कैपिटल गेन टैक्स के अंडर आता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जब भी हम लोग सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट पे जो हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है वो अराउंड 20% है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो कैपिटल गेन आता है वो दो टाइप्स में रहता है। एक तो अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने के बाद 2 साल से ज्यादा होल्ड करके उसको बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। अगर आप उसको लेने के बाद 2 साल के अंदर ही उसको बेचते हो तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल से ज्यादा होल्ड करके सोल्ड करते हो तो उसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है इंडेक्सेशन का। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या रहता है कि आपको जो परचेस प्राइस है वो आपको इंडेक्स परचेस प्राइस आप सेल्स प्राइस में से माइनस कर सकते हो। तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। सपोज आपने 1920 फाइनेंशियल ईयर में कोई एक एसेट सोल्ड कर दी 30 लाख में और फाइनेंशियल ईयर 15-16 में आपने वो परचेस की थी 15 लाख में। तो फाइनेंशियल ईयर 15-16 का गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का जो इंडेक्स है वो क्या था 254 और 1920 का इंडेक्स क्या था 289। तो जो प्राइस 254 थी 15-16 में वो 1920 में 289 है। तो वैसे ही जो 15-16 की 15 लाख है उसकी 1920 में इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट होगी और वही 30 लाख में से माइनस होगी, ना कि 15 लाख। तो वो बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन का। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल गेन तो हो गया। अभी कैपिटल गेन होने के बाद उस पे 20% भरना बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है टैक्स पेयर्स को। तो इसमें इनकम टैक्स ने कुछ प्रोविजंस रखे हैं एग्जम्पशंस के। तो एग्जम्पशंस में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को एक दो अच्छे एग्जम्पशंस है। एक तो है सेक्शन 54 और दूसरा है सेक्शन 54 EC। सेक्शन 54 कौन से एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है? तो अगर कोई प्रॉपर्टी जो है हाउस प्रॉपर्टी वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती है और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो ही सेक्शन 54 एप्लीकेबल है। और इसमें एलिजिबल एसएससी कौन कौन है जो ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं? तो उसमें खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ ही ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एलएलपी, फर्म्स, कंपनीज ये एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए ही है, इसके लिए इसमें होल्डिंग पीरियड 2 इयर्स का है। और सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन अमाउंट कितना मिलता है? तो अगर आपका जो कैपिटल गेन है या फिर आपकी नई एसेट की जो परचेस वैल्यू है, इसमें से जो भी अमाउंट कम है वो आपकी एग्जेम्पशंस की लिमिट रहेगी। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट या फिर आपका कैपिटल गेन अमाउंट, विच एवर इज लेस, that is eligible amount for section 54। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन कभी मिलेगा जब भी आप कोई नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करोगे। तो नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करने की टाइम लिमिट क्या है कि डेट ऑफ ट्रांसफर के पहले 1 साल, मतलब उसके पहले विद इन 1 ईयर या फिर उसके बाद विद इन 2 ईयर्स में आपको रेडी पोजीशन वाली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर डेट ऑफ ट्रांसफर से विद इन 3 ईयर्स में कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। और दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि आप एक घर ही ले सकते हो, पर अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ के नीचे है तो आप 2 घर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर ये ऑप्शन जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम ही आपको मिलेगा।
सपोज आपने ये अंडर सेक्शन 54 वाला एग्जेम्पशन ले लिया, आपने जो कैपिटल गेन था वो री इन्वेस्ट करके नई प्रॉपर्टी खरीद ली। अभी नई प्रॉपर्टी खरीदने के बाद विद इन 3 इयर्स अगर आपने वो होल्ड नहीं की और उसके पहले ही आपने वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी, तो वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जिसमें आप वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, उसमें वो अमाउंट जो आपने एग्जेम्पशन के लिए क्लेम की थी वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल में समझेंगे। सपोज कोई प्रॉपर्टी आपने अगस्त 2018 में बेच दी और उसके अगेंस्ट आपने एक नई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दी दिसंबर 2018 में, उसमें आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया 20 लाख का, और वो प्रॉपर्टी जो है, नई प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी वो आपने दिसंबर 2019 में सोल्ड कर दी, मतलब विद इन 1 ईयर, मतलब 3 इयर्स के पहले ही आपने वो सोल्ड कर दी। तो जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है 20 लाख का, वो फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपको टैक्सेबल आ जाएगा और उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको जो भी री इन्वेस्टमेंट है वो अंडर सेक्शन 139(1) के अंडर जो ड्यू डेट है अपनी रिटर्न फाइलिंग की, उसके पहले ही आपको करना पड़ता है। अगर आप वो पर्टिकुलर पीरियड में री इन्वेस्टमेंट ना कर पाए तो आपको वो पर्टिकुलर कैपिटल गेन का फंड जो है वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखना पड़ता है। बैंक में आप वो अकाउंट खोल के वो अमाउंट वहाँ पे रख सकते हो, और जो अपना टाइम लिमिट है 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, उसमें आपको वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में से अमाउंट विड्रॉ करके वहाँ पे पुटअप करना है। आपने सुना ही होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो कंपलसरीली एक्वायर्ड करती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बॉम्बे पूना हाईवे पे जो भी रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी वो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर्ड करके उनको कॉम्पनसेशन दे दिया। तो ये जो कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है, वो केस में सेक्शन 54 में एक खाली एक्सेप्शन है कि हम लोग सेक्शन 54 में री इन्वेस्टमेंट डेट ऑफ सेल से डिसाइड करते हैं। तो सेक्शन 54H मतलब ये जो है कंपलसरी एक्विजिशन वाला, वो केस में डेट ऑफ कॉम्पनसेशन से वो पीरियड कैलकुलेट होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो एग्जेम्पशंस है उसमें और एक एग्जेम्पशन है सेक्शन 54EC। सेक्शन 54EC किसको एप्लीकेबल है? तो ऑल कैटेगरीज के एसएससीज को एप्लीकेबल है, और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट कभी करनी है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी है। ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है? तो वो लिमिट है 50 लाख रुपीज। और सेक्शन 54EC भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब होल्डिंग पीरियड जो है वो आपका 2 इयर्स से ज्यादा होना चाहिए। सेक्शन 54EC में हम लोग को बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का रहता है। तो वो बॉन्ड्स 2 तरह के हैं। एक तो बॉन्ड जो है वो जो इशू हुए हैं 1 अप्रैल 2018 के बाद, ऐसे बॉन्ड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, REC के हैं, या फिर एनी अदर बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट नोटिफाइड है। और दूसरे टाइप्स के जो बॉन्ड्स है जो पहले अलाउड नहीं थे, पहले खाली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और REC ये 2 ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता था। अभी हम लोग को फाइनेंस एक्ट 2018 में कोई भी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर वो बॉन्ड्स जो है वो 1 अप्रैल 2018 के पहले इशू होने चाहिए और 1 अप्रैल 2007 के बाद इशू हुए होने चाहिए। जैसे कि सेक्शन 54 में था कि अगर आपने नई प्रॉपर्टी विद इन 3 इयर्स में सोल्ड कर दी तो एग्जेम्पशन विड्रॉ होता है, वैसे ही ये केस में है। ये केस में अगर NHAI और REC के बॉन्ड आपने लेने के बाद उसका 5 इयर्स का लॉक इन रहता है। 5 इयर्स के पहले अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, उस पर एडवांस लिया या फिर उस पर लोन लिया, तो वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा। मेजॉरिटी लोगों का क्वेरीज आता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे जो कैपिटल गेन आता है उसको हम लोग सेव कैसे करें, इसके लिए ये वीडियो बनाया था। कुछ भी क्वेरीज रहेंगी कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमसे कांटेक्ट कीजिए।